स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज पहलगाम की घटना से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो 11th जेपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। पहलगाम में जैसा कि आपको पता है कि एक दुखद आतंकी घटना हुई है, तो वहाँ से प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। उसके लिए आप लोग मेंटली रेडी रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ 14 जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा के 4 जीएस पेपर के क्लासेस हो रहे हैं। हमारे प्रयास है कि भविष्य में हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोर्सेज को भी शुरू किया जाए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा आंसर राइटिंग 4 जीएस पेपर के हिंदी और इंग्लिश माध्यम में रेगुलर आपका चल रहे हैं। नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में दिए जा रहे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके भी अलग बैच शुरू हो चुके हैं। पेपर 2 जस्ट शुरू हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग आते हैं पहलगाम की घटना पर। पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से सिविल सेवा इंटरव्यू में रहेंगे, उसके लिए आप लोग मेंटली रेडी रहें। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले तो आपके सिंपल सी बात है कि घटना के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि यह घटना अप्रैल माह में कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में घटित हुआ है और इसमें निर्ममतापूर्वक पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के द्वारा वहां के निर्दोष पर्यटकों, निहत्थे पर्यटकों की हत्याएं कर दी गई हैं। इसमें धर्म के आधार पर धर्म पूछ कर हत्या की गई है, लेकिन कुछ मुस्लिमों के भी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और भारत के प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या प्रतीत होता है कि यह घटना क्यों हुई होगी। आपको बताना है कि चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर से धारा 370 और धारा 35 से समाप्त हो गए थे, जिसके कारण पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी संगठनों को कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास शायद रास्ते नहीं आ रहे थे और इस माहौल में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए इस हमले को करवाया गया है, सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। इसका उद्देश्य यह हो सकता है कि जो कश्मीर के बेरोजगार युवा पहले आतंकी संगठनों के बहकावे में बहुत जल्द आ जाते थे, अब उनके लिए यह बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर्यटन के कारण एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं और युवा रोजगार के कारण अब आतंकवादियों से दूर हो रहे हैं। तो चाहते हैं कि अगर इस तरीके से टारगेट करके कुछ हिंदू पर्यटकों को मार दिया जाए, जिससे शेष भारत के लोगों में एक घबराहट कश्मीर के प्रति उत्पन्न हो सकती है और वे कश्मीर आना बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में फिर से वहाँ के युवा, वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और आतंकियों को खाद्य पानी मिलता रहेगा। लेकिन शायद यह उनकी गलतफहमी है। भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। इस घटना के प्रति जो भी जिम्मेदार हैं भारत सरकार के द्वारा उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। और जहाँ तक कश्मीर के पर्यटन की बात है तो वह प्रभावित नहीं होने वाला है इस घटना से। और पूछा जा सकता है कि चुनाव जो कराया गया, क्या आपको लगता है कि चुनाव कराना इस घटना का एक महत्वपूर्ण कारण बना है? अभी इस प्रश्न पर भी बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि चुनाव शायद जल्दी हो गया। यहाँ बताना है कि चुनाव बहुत सोच समझकर भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कराया गया। संभवतः स्थिति को नॉर्मल देखी गई होगी और भारत सरकार ने खुद ही प्रॉमिस किया था जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के दौरान कि हम लोग चुनाव यथाशीघ्र कराएंगे। चुनाव कभी भी नकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक होता है। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह भारतीय लोकतंत्र के साथ रहना चाह रहे थे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन कर राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे थे। तो इसे गलत नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर इस आतंकी घटना की जांच के दौरान यह प्रतीत होता है कि इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन अथवा राज्य सरकार, संघ शासित सरकार की किसी भी तरीके की विफलता सामने आती है, लापरवाही सामने आती है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव कुछ दिनों के बाद होता तो
बेहतर रहता। लेकिन चुनाव को गलत बताना नहीं है आपको, उसके प्रति आप सकारात्मक रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ दिया जाना चाहिए? इस संदर्भ में आपको कहना है कि सर, मेरे विचार से आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जाति नहीं होता, न सिर्फ इसे इस्लाम से बल्कि किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने धर्म के नाम पर जरूर कृत्य किया है, वो अलग चीज़ है, धर्म का मिसयूज उन्होंने किया है। लेकिन कश्मीर में जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता निश्चित रूप से पाई गई है। ये पहली बार नहीं है, हर बार होता है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि इस आतंकी घटना के लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान ही उत्तरदायी है। पाकिस्तान में भी वहाँ मुख्य रूप से जो पंजाब प्रांत हैं, पंजाब प्रांत के लोग हैं, उनके द्वारा ही पाकिस्तान के सभी प्रमुख पदों पर कब्जा कर रखा गया है। और न सिर्फ कश्मीर को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जाता है, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, बल्कि पाकिस्तान के ही बाकी 3 प्रांतों की भी स्थिति दोयम दर्जे की वहाँ पर बना दी गई है। इसलिए इसे इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरा, किसी भी, चाहे हमारी राष्ट्रीय नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, यूएनओ का परिभाषा हो, कहीं से भी इस्लाम के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा गया है। और जिस तरीके से गैर इस्लामी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, उसी तरीके से इस्लामी देश भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। और अगर इस तरीके की अवधारणा के साथ हम लोग आगे चलेंगे तो शायद आतंकवाद की समस्या को सॉल्व करने में समस्या आएगी और हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे समस्या को सॉल्व करने में। आपको एक सिविल सेवा के इंटरव्यू रूम में यही उत्तर देना है। ध्यान रखेंगे, क्या कार्रवाई की गई है भारत के द्वारा? सर, भारत के द्वारा इस बार कड़े एक्शंस लिए गए हैं और इनमें से कुछ एक्शंस तुरंत धरातल पर उतर गए हैं, कुछ भविष्य में धरातल पर उतर जाएंगे। जैसे सिंधु नदी समझौता 1960 को भारत के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तानी दूतावास को डाउनग्रेड कर दिया गया। यहाँ पर 55 से घटाकर वहाँ कार्मिकों की संख्या 30 कर दी गई है, डिप्लोमेट्स की संख्या। और भारत ने खुद ही इस्लामाबाद में भी भारतीय दूतावास के कार्मिकों की संख्या को कम कर दिया गया है। बाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया गया है और जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में थे उनके वीज़ा तत्काल प्रभाव से समाप्त घोषित की गई और 2-3 दिनों का एक गैपिंग दे दिया गया ताकि अपने देश को वापस लौट सकें। तो यहाँ पर आपका यही कार्रवाई किया गया है और पूछा जा सकता है कि आपके विचार से और क्या होना चाहिए कार्रवाई। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं शायद पहली या दूसरी बार हुई है, बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो वहाँ पर इस चीज़ का अब अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए कि आखिर कैसे आतंकवादी भारत में प्रवेश किए और क्यों आतंकी घटनाएं हुई। स्थानीय युवाओं का अगर कुछ रोल था तो वहाँ पर भी ध्यान रखना होगा कि आखिर इस तरीके से क्यों हुआ। भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान उस क्षेत्र का तैयारी होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को कश्मीर में और कड़ी करनी चाहिए, खास करके पर्यटन स्थलों के क्षेत्र में, और विस्तृत गाइडलाइन उस क्षेत्र में जारी करना चाहिए। आपका पाकिस्तान की बात है तो बार बार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, खास करके कश्मीर के मामले में तो हस्तक्षेप करता रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के द्वारा भी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ की जनता का भी अलग अलग तरीक़ों से शोषण किया जाता है, उनकी भागीदारी बहुत कम है। तो भारत उन प्रांतों को, उन शोषित जनता को अपना नैतिक समर्थन दे सकता है, जिससे भी पाकिस्तान पर निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान इसमें शामिल होने से इनकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में जांच के दौरान जो भी साक्ष्य मिलते हैं कि इसमें पाकिस्तान शामिल है, उसे विश्व समुदाय के समक्ष उन सबूतों को निश्चित रूप से रखना चाहिए। यहाँ तक कि वहाँ के एक आतंकी संगठन के द्वारा पहलगाम के हत्याकांड का आपका जिम्मेदारी उत्तरदायित्व लिया गया, लेकिन बाद में संभवतः पाकिस्तानी सरकार के दबाव के कारण उसने कहा कि उनका अकाउंट वगैरह हैक हो गया था, जिसके कारण ऐसे कुछ सूचनाएं प्रसारित हो गई, हमारा कोई हाथ नहीं था, है ना। लेकिन आखिर जब वहाँ पर अटैक हुआ उसके बाद आतंकी कहाँ चले गए, है ना।
पाकिस्तान ही न गए होंगे। अगर भारत के अंदर, भारत के कश्मीर के अंदर होते तो भारतीय सेना तो उनको पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा तो संभावना कम लगता है, ठीक है, कि भारत के अंदर हों। वो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान गए होंगे। तो पाकिस्तान वास्तव में सहयोग करना चाहता है तो उन आतंकियों को पाकिस्तान ने पेशकश की है कि जांच में मैं सहयोग करना चाहता हूं। अगर आप वास्तव में सहयोग करना चाहते हैं तो जो आतंकी आपके क्षेत्र में यहाँ पर नृशंस हत्या कर चले गए हैं, आप उनको पकड़कर भारत को सौंप दीजिए। अगर नहीं आप कर पाते हैं तो आपका फिर इस तरीके के वादे का कोई मतलब नहीं है ना। एक आपका जो सिंधु नदी समझौता है 1960, उसको स्थगित कर दिया है भारत ने। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, सिंधु नदी जो आपका सिंधु नदी समझौता 1960 है, इसमें जो 6 नदियां थी, सिंधु और उसके 5 सहायक नदियां, उसमें 3 नदियों के पानी का प्रयोग का अधिकार भारत को मिला है और ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसके प्रयोग का अधिकार पाकिस्तान को मिला है ना। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि जो नीचे की 3 नदियां हैं उसका पानी का प्रयोग पाकिस्तान नहीं करता है, सारा भारत कर लेता है। और ऊपर की 3 नदियां जो हैं उसमें भारत को कुछ अधिकार नहीं है। अधिकार है 20% पानी का प्रयोग भारत कर सकता है। और ये अस्थायी किस्म का समझौता है, इसको वास्तव में रद्द नहीं किया जा सकता है, विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया है। समझौता नहीं भी होता है तो किसी भी देश को अधिकार नहीं है जो अपेक्षाकृत हाई एलिवेशन में रहते हैं कि दूसरे देश को पानी जाने से रोकें। क्लियर? ऐसा तो कोई अधिकार है ही नहीं किसी देश को। तो भारत निश्चित रूप से जब स्थगित किया है तो इसके कुछ और मायने हैं, है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। स्थगित करने का अर्थ नहीं है कि पाकिस्तान को पानी पूरी तरीके से आपका अब बंद हो जाएगा। ये संभव नहीं है रणनीतिक दृष्टिकोण से या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दृष्टिकोण से, ये चीज़ संभव नहीं है। तो होगा क्या? वास्तव में जो 20% वाटर का प्रयोग का अधिकार भारत को मिला है, उस अधिकार का भी जब भारत प्रयोग करता था तो भी पाकिस्तान इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करने का प्रयास करता था। बात बात में वो वर्ल्ड बैंक पहुंच जाता था कि भारत ने इतना ऊंचा बांध बना लिया, भारत ने इतना आपका कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी वाला बांध बना लिया। अब यह प्रवृत्ति पर उसकी रोक लगेगी, क्योंकि भारत ने स्थगित कर लिया है। अब अपनी इच्छा अनुसार वह बांध बना सकता है और उसकी क्षमता का निर्धारण कर सकता है, नहर बना सकता है। तो क्या पाकिस्तान बुरी तरीके से प्रभावित होगा? तो पाकिस्तान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला विशेष नहीं है। उसके हिस्से की पानी जो है वो तो मिलते ही रहेगी। नीचे की 3 नदियों का भी बहुत सारा पानी उसको मिल जाया करता है ना। जो भारत का 80% हिस्सेदारी उसमें था वो भी मिल जाता है पाकिस्तान को। 37-40%, 50% तक यूज कर लेता है। तो पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को फर्क पड़ेगा। भारत जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाता था वो बहुत डिस्टर्ब करता था पाकिस्तान, वो डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाएंगे। जहाँ तक ये बात की जा रही है अलग अलग स्थानों में, न्यूज़ चैनल, पेपर, कि पानी बूंद बूंद, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, ये तो आपका संभव ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, और प्राकृतिक रूप से भी संभव नहीं है। इट मीन्स इसके लिए आपको बांध बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होंगे, बड़े बड़े बांध बनाने होंगे। और जो नदी का प्रवाह, हिमालय से निकलने वाली नदियों का निरंतर जो प्रवाह होता है, उसको हम लोग कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? सारा कंट्रोल करेंगे तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस क्षेत्र में, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही हमारे 5-10 साल लग जाएंगे। उसके अलावा चुनाव जैसी नदियां हैं तो उनकी छोटी छोटी धाराओं से उसका निर्माण होता है, कितनी जगह हम लोग रोकेंगे? तो ये सब पॉसिबल नहीं है। बस इसका नैतिक लाभ है ही भारत को मिलेगा और उसका लाभ भारत को उठाना चाहिए। शायद यही परेशानी सिर्फ पाकिस्तान को है कि अब भारत अपने तरीके से छोटे बड़े बांध अपने हिसाब से बना सकेगा, उसमें वो हस्तक्षेप कुछ अब नहीं कर पाएगा। जहाँ तक उसके हिस्सेदारी की पानी की बात है तो वास्तविक बात ये है कि जो 20% आधिकारिक रूप से भारत को प्रयोग करना है, वो 20% भी हम लोग अभी नहीं प्रयोग कर पाते हैं। उतना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण नहीं है।
तो पानी तो ऐसे भी आपको पाकिस्तान को मिलता ही रहेगा। जो अनावश्यक हस्तक्षेप था उससे भारत बच जाएगा। क्या सिंधु नदी समझौता समाप्त कर देना चाहिए, है ना? नहीं, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह अस्थायी समझौता है, पहला। दूसरा, जल रोकने का डिसीजन भारत के द्वारा कभी नहीं लिया गया है, न तीन चार पहले युद्ध हुए उस दौरान भी नहीं। आज भी स्थगित का अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जल रोका जा रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार है, भारत को बदनाम करने का एक प्रयास है। क्या भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है, जिस तरीके से इजराइल या यूएसए एक्शन लिया करता है। इसका उत्तर देना है कि नहीं, युद्ध कोई भी समाधान नहीं है। और ख़ास करके जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, दोनों की सेना अच्छी खासी वैश्विक स्तर पर, भारत की सेना पाकिस्तान की सेना एक शक्तिशाली सेना के रूप में दोनों सेनाओं को माना जाता है। ऐसी स्थिति में युद्ध कोई समाधान नहीं है, उसकी जगह अन्य तरीकों को अपनाना चाहिए, जिसमें कुछ तरीके ऑलरेडी भारत के द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसका भारी नुकसान पाकिस्तान को ऑलरेडी हो चुका है। और इस बार जितने एक्शंस लिए गए हैं उससे भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। आर्थिक मोर्चे पर यह लड़ाई लड़ी जा सकती है और जो भारत का कश्मीर है उसको और डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है, जिससे पाकिस्तान के लिए और समस्या बढ़ेगी। उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा अपने जो पीओके वाले लोगों को कि किस तरीके से वह कश्मीर डेवलप कर रहा, भारत का कश्मीर डेवलप कर रहा, आप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। उनके प्रश्नों का फिर जवाब नहीं रहेगा, ठीक है। और जो भी एक्शन लेना है, जिनके द्वारा भी यह कृत्य किया गया है, उसको किसी भी तरीके से भारत के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है, हालांकि स्थानीय लोगों में बहुत सारे लोगों ने सहायता भी किया है, आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन अगर किन्हीं की संलिप्तता पाई जाती है तो उनको दंडित किया जाना चाहिए, जो भावी किसी भी घटना के लिए एक सबक बने। और जिन्होंने पर्यटकों का सहयोग किया है किसी भी रूप में, उनको निश्चित रूप से पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में जो कश्मीर की सामान्य स्थिति हो रही है वह फिर से पुराने स्थिति में नहीं जाना है। पर्यटन के लिए जितने भी आवश्यक है सुरक्षा व्यवस्था वगैरह दी जाए और इससे जारी रखा जाए। तो संभावना इन्हीं प्रश्नों का है पहलगाम से, जो 8-10 प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया और उसका उत्तर क्या हो सकता है, सब पहलू पर सारे पहलुओं को मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। यह हमारा विचार है, आपके विचार से कुछ और भी हो सकता है, तो तर्क सहित अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो अभी दे सकते हैं। इंटरव्यू के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।